हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत गुप्त साम्राज्य के दूसरे पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। कौन? वात्स्यायन। वात्स्यायन जैसे विद्वान गुप्त काल में हुए थे। गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में स्वर्ण काल माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य में अपने जीवन काल में गुप्त कवि कालिदास द्वारा इनमें से कौन सा मशहूर प्रसिद्ध नाटक लिखा गया? तो कौन सा? तो इसका उत्तर है शाकुंतलम। गुप्त साम्राज्य में अपने जीवन काल में गुप्त कवि कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा प्रसिद्ध नाटक लिखा गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम भारत की पहली ऐसी रचना है जिसका सर्वप्रथम किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था। कालिदास की विद्वता को देखते हुए उसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात सबसे पहले चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त और फिर स्कंदगुप्त का शासन था। अब अगला प्रश्न है, अजंता एलोरा गुफा मंदिर स्थित है कहाँ? तो अजंता एलोरा गुफा मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफा संख्या 16 एवं 17 गुप्तकालीन है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अब अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार की शोभा थी? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। प्राचीन भारत में एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। धन्वंतरी एवं सुश्रुत जैसे आयुर्वेद के चिकित्सक गुप्त काल में हुए थे जिनका संबंध आयुर्वेद से था। अब अगला प्रश्न है, किस निम्नांकित स्थल के साथ गुप्त काल में भारत का घनिष्ठतम संबंध था? तो इसका उत्तर है दक्षिण पूर्व एशिया का। गुप्त काल में दक्षिण पूर्व एशिया एवं पश्चिमी एशिया के विभिन्न देशों के साथ भी भारत का व्यापार उन्नति पर था। अब अगला प्रश्न है, वराहमिहिर का पंच सिद्धांतिका किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है फलित ज्योतिष से। किससे? फलित ज्योतिष से। ज्योतिष एवं गणितीय विषयों पर आधारित पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है। यह पूर्व के 5 ज्योतिषीय प्रणालियों का संक्षिप्त रूप है जिनके नाम हैं सूर्या, रोमाका, पावशिषा, विशिष्टा और पैतामहा। अब अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो कौन सा? तो इसका उत्तर है रुपयक। गुप्त काल के दौरान रुपयक नामक सिक्का चांदी में जारी किया गया था। ये सिक्के उज्जैन के शक शासकों के सिक्कों के अनुरूप थे जिसका वजन 32 से 36 ग्रेन था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार गुप्त काल में कौड़ियाँ विनिमय के सामान्य साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ करती थी। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो कौन सी? तो इसका उत्तर है लीलावती। लीलावती जैसी पुस्तक का संबंध गणित से है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो प्राचीन संस्कृत शब्दकोश अमरकोश है। अब अगला प्रश्न है, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है वराहमिहिर। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता जैसी पुस्तक के लेखक वराहमिहिर थे। वराहमिहिर बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। इनका संबंध गुप्त काल से था। अब अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? तो इसका उत्तर है 2री सदी ईसा पूर्व की थी। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की गुफा संख्या 16 एवं 17 का संबंध गुप्त काल से है। अजंता की गुफा संख्या 16 का संबंध मरणासन राजकुमारी से है, तो वहीं 17 का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं से है। अजंता की चित्रकारिता का संबंध जातक कथा से है। जातक कथा एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं के विषय में जानकारी मिलती है। अब अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत पर भ्रमण किया था? तो इसका उत्तर है बी, फाहियान ने। चीनी यात्री फाहियान गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान ने फो कुओं की जैसी पुस्तक की रचना की थी, तो वहीं हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग ने ही सी की जैसी पुस्तक की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है और न ही संचारित होता है। यह किस धातु में बनाया हुआ है? तो इसका उत्तर है लोहा का। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त राजवंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, तो वहीं गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजवंश का पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में जो संवत चलाया था उसे हम गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। गुप्त संवत का समय माना जाता है 319 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी तक। अब अगला प्रश्न है, पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा था। विष्णु शर्मा जैसे विद्वान गुप्त काल में हुए थे। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र जैसी पुस्तक की रचना की थी। विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र भारत की पहली ऐसी रचना मानी जाती है जिसका सबसे अधिक बार किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो वहीं कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम भारत की पहली ऐसी रचना मानी जाती है जिसका सर्वप्रथम किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था। अब अगला प्रश्न है, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? तो इसका उत्तर है गुप्त साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल माना गया है। गुप्त काल को
कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में स्वर्ण काल माना गया है। वहीं तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल वंश के शासक शाहजहां के काल को स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्ण काल माना गया है। अब अगला प्रश्न है, प्रथम हून आक्रमण कब हुआ था? तो प्रथम हून आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ था। कब? 458 ईस्वी में। प्रथम हून आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त को राज सिंहासन पर बैठते ही जूनागढ़ अभिलेख में मल्लेक्ष के रूप में उल्लिखित हूनों की आक्रमण का सामना करना पड़ा था, जिसमें स्कंदगुप्त को सफलता मिली। चीनी यात्री शुंगयुंग, जिसने 515 से 520 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की थी, ने तिगिन को हूनों का प्रथम राजा माना जो गंधार पर शासन करता था। हूनों का महत्वपूर्ण शासक तोरमान था। उसका भारत के मध्यवर्ती भागों तक अधिकार था। तोरमान का पुत्र मिहिरकुल था। मंदसौर अभिलेख के अनुसार लगभग 532 ईस्वी में मिहिरकुल को यशोवर्मन ने पराजित किया था। अब अगला प्रश्न है, घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था? तो इसका उत्तर है गुप्त साम्राज्य का। घटोत्कच का संबंध गुप्त राजवंश से था। इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। अब अगला प्रश्न है, मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। कालिदास जैसे विद्वान गुप्त काल में हुए थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत एवं ऋतु संहार जैसी पुस्तक की रचना की थी। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम भारत की पहली ऐसी रचना मानी जाती है जिसका सर्वप्रथम किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो वहीं विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र भारत की पहली ऐसी रचना मानी जाती है जिसका सबसे अधिक बार किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख या फिर शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो इसका उत्तर है भानुगुप्त का एरन अभिलेख में। गुप्त राजा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा के विषय में प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि प्रधान सेनापति गोपराज की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी सती हो गई थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? तो इसका उत्तर है वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। अब अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण प्रसिद्ध है। महरौली लौह स्तंभ अभिलेख दिल्ली में स्थित है। इस पर गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम चंद्र मिलता है। अब अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को इतिहास में हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें आर्यभट्ट एवं कालिदास भी शामिल थे। आर्यभट्ट महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली का प्रतिपादन किया था तथा चंद्र ग्रह एवं सूर्य ग्रहण के वास्तविक कारणों पर प्रकाश डाला था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम
एवं सूर्य सिद्धांत जैसी पुस्तक की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? तो इसका उत्तर है बी अर्थात प्रवर सेन प्रथम ने। वकाटक शासक प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया था। इसके साथ ही उसने वैदिक यज्ञ भी किए थे। इसी वंश के शासक प्रवर सेन द्वितीय की रचित साहित्य में थी प्रवर सेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उन्होंने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। अब अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। इसका प्रमाण सांची एवं वाकाटक अभिलेखों से मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह थे कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसमें परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। अब अगला प्रश्न है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त अभिलेख से। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख है। अब अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता? तो समुद्रगुप्त के। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। अब अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो किसका? तो इसका उत्तर है जहांगीर का। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहक सचिव हरिसेन ने की थी। कनिंघम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। इस पर जहांगीर का एक लेख रानी का अभिलेख एवं अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामात्रों के संग भेद रोकने के लिए निर्देश भी खुदा है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्व्या
प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त की। इतिहासकार तेज राम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज में उल्लिखित किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उसने पृथ्वी व्यामा प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो। अगला प्रश्न है, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो इसका उत्तर है चंद्र की। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपाधियों का वर्णन किया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार लगभग 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में मेहरौली लौह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने इस लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ का चिन्ह अंकित था। अब अगला प्रश्न है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो इसका उत्तर है गुप्त राजवंश। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए थे। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसके गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया गया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। अब अगला प्रश्न है, हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर है स्कंदगुप्त के शासन काल में। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं, बाकी के प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।